हेलो गाइस, वेलकम टू सी हब यूट्यूब चैनल। और आज जो अपना है डे 2 रिवीजन लेक्चर्स वो है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जी, तो फर्स्ट चैप्टर में अपना ऑलमोस्ट वो रिवीजन लेक्चर था, बट ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन भी वहाँ पे सॉल्व किए थे। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए भी थे, ठीक है। तो होप सो आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आ गया। अगर कोई रेसिडेंशियल स्टेटस देख रहा है तो आप एक बार पहला चैप्टर देख लीजिए, उसके बाद में आप ये सेकेंड रिविजन लेक्चर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। रेसिडेंशियल स्टेटस, यस जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत टाइम आईपीएल भी होता है, हर साल आईपीएल होता है, इंडियन प्रीमियर लीग। तो वहां पे क्या होता है सर, अभी बाहर के प्लेयर भी इंडिया में आते हैं और इंडिया के प्लेयर भी इंडिया में खेल रहे हैं। तो अभी होता ही है कि इंडियन प्लेयर के लिए तो हम सोच सकते हैं कि सर वो तो इंडिया में रह रहे हैं, उनको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। बट जो बाहर से प्लेयर आ रहे हैं, नॉन रेसिडेंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, अभी सर वो इंडिया में 1-2 महीना क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद अच्छा खासा अमाउंट लेके अपने कंट्री चले जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन सर, क्या उनको टैक्स पे करना है या नहीं करना? यस, तो पहला क्वेश्चन कि सर वो इंडिया में टैक्स पे करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्टिन बीबर जो इंडिया में कॉन्सर्ट करने आया था मुंबई में। तो अगर सर वो नॉन रेसिडेंट है और वो इंडिया में आया और उसने इंडिया में इनकम अर्न किया है, तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये हमको आज सीखना है और आज के चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि सर क्या उसको टैक्स पे करना है या नहीं करना, और अगर करना है तो सर कौन सी इनकम पे करना है, क्या पूरे वर्ल्ड की इनकम पे करना है या ऐसी इनकम जो उसने इंडिया में अर्न करी है। तो अपने को ये पूरा कहां पे मिलेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस का मिलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सुना ध्यान से। सबसे पहले आते हैं हम लोग, सर आपका रेसिडेंशियल स्टेटस का सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 अभी सुनना, ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। वो किसकी बात करता है? पर्सन। किसकी बात कर रहा है? पर्सन की। यस, तो यहां पे मैं लिखता हूं सेक्शन 231 टॉक्स अबाउट द पर्सन। अभी सर पर्सन की बात कर रहा है वो। अभी पर्सन को यहां पे फॉर द पर्पज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस दो पार्ट डिवाइड किया। पहला कौन सा? इंडिविजुअल और एचयूएफ। सेकंड कौन सा? फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी, कंपनी। वी कैन से एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन, सुना ध्यान से, एनी अदर पर्सन। अभी सर इंडिविजुअल एंड एचओएफ कैन बी रेसिडेंट और कैन बी अ नॉन रेसिडेंट। यानी जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरी बात करता हूं, मैं रेसिडेंट भी हो सकता हूं, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता हूं। यस, अगर बट सर अगर मैं रेसिडेंट हो गया तो आपको रुकना नहीं, आपको आगे और चेक करना है वेदर आई एम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस और नो। यानी अगर सर मैं रेसिडेंट हूं तो वेदर आई एम आरओआर और आई एम आरएनओआर। यस, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे आपको इंडिविजुअल एचयूएफ का रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड करने को बोला है, डिटरमाइन करने को बोला है, तो आपको अगर वो आता है रेसिडेंट तो आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू चेक फर्दर वेदर सच इंडिविजुअल इज रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस और नो। यानी आरओआर है, आरएनओआर, ये आपको चेक करना है। बट अगर वो नॉन रेसिडेंट हो जाता है तो आपको आगे कोई भी चेक करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही अगर एनी अदर पर्सन की बात करूंगा तो वहां पे क्या बोला है सर? दैट कैन बी अ रेसिडेंट और कैन बी अ नॉन रेसिडेंट। आपको आगे चेक नहीं करना है कि सर वो आरओआर है, आरएनओआर। यानी याद रखना, पार्टनरशिप फर्म कैन बी रेसिडेंट और कैन बी नॉन रेसिडेंट, बट पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी आरओआर और कैन नॉट बी आरएनओआर। यस और नो। नाउ नेक्स्ट एक नया अमेंडमेंट आया हुआ है, वहां पे क्या? डीम्ड रेसिडेंट। यानी पहले क्या था? पहले यही था, बट अभी एक नया अमेंडमेंट आया, वो क्या आपका? डीम्ड रेसिडेंट। किसकी बात करता है? डीम्ड रेसिडेंट। यस, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। चलिए अभी याद रखना, देखो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि बाहर से कोई प्लेयर आ गया, वो इंडिया में आके क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है और वहां से इनकम अर्न करके जा रहा है। यस, तो वो ऐसा नहीं कह सकता कि सर मैं तो इंडियन सिटीजन हुई नहीं, मैं तो इंडियन सिटीजन नहीं हूं, तो मैं इंडिया में क्यों टैक्स पे करूं? तो याद रखना, उसको बोलेंगे बेटा इंडियन सिटीजन हो, फॉरेन सिटीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, फर्क ये पड़ता है अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाइड किया है देन यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। यस और नो। तो वो अपने को याद रखना, सिटीजनशिप इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज दैट हाउ यू विल सेटिस्फाई द रेसिडेंशियल स्टेटस। यस और नो। चलिए नेक्स्ट आते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सबसे पहले हम लोग, और याद रखना फॉर द सीए इंटर, इंडिविजुअल का ही अपने को टैक्स कंप्यूटेशन करना है। पूरे आपके सीए इंटर के सिलेबस में खाली इंडिविजुअल का अपने को टैक्स कंप्यूट करना है। इन दैट केस आपको इंडिविजुअल का सब चीज इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जब भी आपको लगता है कुछ सेक्शन इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है, यस यू हैव टू चेक दैट, आपको चेक करना अच्छे से और वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। सुना ध्यान से।
An individual is said to be resident in India in any previous year if we satisfy any one of the following basic condition. Yes, याद रखना anyone और यहाँ पर लिखना resident. That means an individual resident माना जाएगा अगर वो क्या कर रहा है, फॉलोइंग टू बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर रहा है. यस, ध्यान सुनना क्या बोला उसने, इंडिविजुअल क्या माना जाएगा, रेसिडेंट. क्या माना जाएगा, रेसिडेंट. कभी जब वो कोई भी बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाइड कर रहा है. इसे क्लियर. चलिए आते हैं नेक्स्ट. बेसिक कंडीशन लिया हुआ आपको 6 सबसेक्शन 1 में, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, यानी ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज इन प्रीवियस ईयर. इन प्रीवियस ईयर सुनना, अभी मैंने लास्ट लेक्चर भी आपको बताया कि आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21, 22 और आपका असेसमेंट ईयर कौन सा है, 22, 23. तो वो प्रीवियस ईयर किसकी बात कर रहा है कि सर 21, 22 में वो पर्सन कम से कम 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेगा, तो उसने बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड कर दिया है. सेकंड नेक्स्ट आते हैं, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर. वी कैन से मोर देन 60 डेज, मोर देन इक्वल 60 डेज इन प्रीवियस ईयर. अगेन द प्रीवियस ईयर, जिस अपना ईयर कौन सा है, 21-22. तो हम लोग अगर 21-22 का रेसिडेंस स्टेटस डिटरमाइन कर रहे हैं, देन माय प्रीवियस ईयर विल बी 21, 22. नेक्स्ट, एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. यानी चलो सर आपने बेसिक कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड नहीं करा, तो आपको सेकंड चेक करना, आपको रुकना नहीं है. यू हैव टू चेक सेकंड बेसिक कंडीशन, दैट इज ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, दैट इज 21, 22 एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. चलो लास्ट 4 मतलब 21, 22 से पहले के प्रीवियस ईयर. वी कैन से दैट कि सर 2021, 1920, 18-19 और 17-18. यस, तो आपको पिछले 4 साल में चेक करना है क्या उसने मोर देन इक्वल टू 365 डेज इंडिया में रहा, यानी चारों साल का मिला के. और एक चीज माइंड में याद रखना, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो असेसी को या वो पर्सन को या वो इंडिविजुअल को एक ही साथ में रहना या फिर इक्वली पार्ट में, ऐसा नहीं है. अगर वो चाहे तो 1 साल पूरा रह सकता है, 3 साल नहीं आएगा तो भी चलेगा, बिकॉज 1 साल रहा मतलब 365 डेज उसके हो चुके, यानी जो डेज कंप्यूट करना है ना, ऐसा नहीं कि हर साल उसको इक्वल रहना, वो चारों साल का मिला के 365 डेज या उससे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा. यस, तो सब सुनना, बेसिक कंडीशन 1 कौन सा, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज इन प्रीवियस ईयर. अगर मैं प्रीवियस ईयर 21, 22 के लिए मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर रहा हूं, देन आपको याद रखना, आपको क्या चेक करना है, 21-22 आपका प्रीवियस रहेगा. सेकंड कौन सा, अगर आपने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं किया, देन यू हैव टू चेक सेकंड कंडीशन. वो कौन सा है आपका, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर. इज इट क्लियर नॉट. चलिए, तो ये आपका कौन सा बेसिक कंडीशन, बट याद रखना बेसिक कंडीशन में से कोई भी मैंने एक कंडीशन सेटिस्फाइड की तो मैं क्या बन जाऊंगा, रेसिडेंट. मैं क्या बन जाऊंगा, रेसिडेंट. तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि सर अगर आपको रेसिडेंट बनना है तो आपको एनी वन बेसिक कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा. आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, दोनों करोगे वेल एंड गुड, बट मेरे को आप इंडिया में रह रहे हो तो अपन तो सर आप कोई भी कंडीशन दे दो, हम तो पूरे 365 डेज इंडिया में रहते हैं, तो हम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देंगे. जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर लूंगा, बट उन्होंने बोला दोनों जरूरी नहीं है, दोनों में से एक करो, यू विल बी कॉल्ड एज अ रेसिडेंट. बट याद रखना, रेसिडेंट आने पे अपना काम रुका नहीं है, अपने को और आगे बढ़ना है. फिर अपने को चेक करना है वेदर आई एम ROR और RNOR. तो ROR RNOR के हम लोग क्या चेक करेंगे सर, एडिशनल कंडीशन, जो कहां पे दी हुई है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 में. सुना ध्यान से, An individual is said to be a resident but ordinary resident. यानी वो क्या बोलता है कि सर इंडिविजुअल को हम लोग क्या बोलेंगे, ROR. क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ROR. In India in any previous year if we satisfy both of the following condition. अंडरस्टैंड ना, both of the following condition, both मतलब दोनों condition you need to satisfy. As and when individual will satisfy both the condition, then he will be considered as a ROR. क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ROR. तो एक चीज तो फिक्स है कि भाई एडिशनल कंडीशन में दोनों सेटिस्फाइड करूंगा ना, तो मेरे को क्या बोला जाएगा, ROR. क्या बोलेंगे अपने को, ROR. बट अगर मैंने एडिशनल कंडीशन एक भी सेटिस्फाइड नहीं की या ओनली 1 सेटिस्फाइड की, देन मेरे को क्या बोलेंगे, RNOR. ये सुनो, यानी यहां तक तो मेरे को जब मैंने बेसिक कंडीशन पढ़ा ना, मेरे को कोई फर्क नहीं था. मेरे को लगता है कि ROR भी सेम है, INOR भी सेम है. क्योंकि ROR RNOR होने से पहले आपको
रेसिडेंट होना पड़ेगा, और रेसिडेंट मतलब बेसिक कंडीशन कोई भी एक सेटिस्फाइड कर लो, यस और नो। बट आरओआर होने के लिए आपको दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है, आरएनओआर के लिए इधर वन और नन, यस और नो। सुना ध्यान से। नेक्स्ट, अभी बेस्ड ऑन दिस अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, ही शुड बी रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर और मोर इन लास्ट 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यानी वो क्या बोलते हैं, एटलीस्ट पिछले 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, कौन सा 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो एटलीस्ट 2 इयर्स क्या होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट, इंडिया का। अब मेरे को बोलो रेसिडेंट होने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो पिछले 10 साल में अपने को उसका रेसिडेंस स्टेटस चेक करना पड़ेगा कि भाई वो दोनों बेसिक में से कोई भी एक सेटिस्फाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, देन वो क्या हो जाएगा, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कौन सा, एंड ही मस्ट स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 7 साल में इंडिया में 730 डेज रहना चाहिए। कितना, 730 डेज इंडिया में रहना चाहिए, यस और एज एंड व्हेन उसने इतना किया मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड कर लिया। चलिए यहाँ पे एक बात देख लो सर, कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड एनी वन और बोथ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम ही एनी वन और बोथ, बिकॉज जैसे ये सेटिस्फाई होगा ये क्या बन जाएंगे, रेसिडेंट। बट यहाँ पे क्या है, सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन। अगर आपको आरओआर बनना है तो आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड करना है, अगर आपको आईएनआर बनना है तो इधर सेटिस्फाइड वन कंडीशन और नो कंडीशन, कुछ भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। सुना ध्यान से, मैंने बेसिक एक सेटिस्फाइड किया, अपना एडिशनल दोनों किया, आई एम आरओआर, मैं क्या बोलूंगा, आरओआर, यस और नो। अगर मैंने बेसिक सर एक सेटिस्फाइड किया, एडिशनल भी वन किया, आई एम आर एन ओ आर, बेसिक 1 एडिशनल 0 आर एन ओ आर, बेसिक 0 एडिशनल चेक करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज बेसिक ही जब तूने सेटिस्फाइड नहीं किया यू आर अ नॉन रेसिडेंट फॉर इंडिया, यस और नो। समझा नहीं समझा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट आया, इंपॉर्टेंट नोट्स जो अमेंडमेंट आया था वो अपन पढ़ते अच्छे से, सुना ध्यान से। अभी उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। पहला कौन सा, कि सर अगर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम, सुना ध्यान से। वो क्या बोलते हैं कि सबसे पहला, अभी देखो पूरे चैप्टर में अभी तक जो पढ़ रहे हैं वहां तक इतना फिक्स है, यू नीड टू कंप्यूट द डेज, आपको डेज कंप्यूट करना है। इन दैट केस वो क्या बोलते हैं कि सर अगर आपको डेज के बारे में बात करें, इन दैट केस वो ये बोल रहे हैं कि सर डेज कंप्यूट करेंगे ना तो डेट ऑफ रिटर्न या डेट ऑफ जर्नी, आप यहां से आज यहां से आप इंडिया से जा रहे हो तो वो दिन इंडिया में काउंट किया जाएगा, और जब आप इंडिया में आओगे डेट ऑफ रिटर्न तो वो भी दिन इंडिया में ही काउंट किया जाएगा। यानी डेट ऑफ जर्नी एंड डेट ऑफ रिटर्न बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन इंडिया, दोनों क्या करेंगे हम लोग, इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा। ये सुन, सेकंड कौन सा, अभी जैसे देखो इंडिया वाटरवेज 12 नॉटिकल माइल्स तक कहाँ पे, इंडिया में, यानी अराउंड वी कैन से 22.22 किलोमीटर समथिंग क्या है इंडिया, यानी वाटर जब स्टार्ट होता है वहां से लेके 22.22 किलोमीटर कहाँ तक है इंडिया में। तो सपोज अगर कोई शिप में बंदा यहाँ पे आता है कभी 18 जुलाई 2022, कब से आता है 18 जुलाई 2022, और इंडिया के लैंड मास को वो टच करता है, वो करता है सर 26 जुलाई 2022, कभी करता है 26 जुलाई 2022। इन दैट केस सर इंडिया में कभी माना जाएगा 18 जुलाई, यानी हम लोग यही समझेंगे 18 जुलाई को इंडिया में आ चुका है, बिकॉज वो इंडिया की वाटर टेरिटरी में एंटर कर चुका है, इसे क्लियर नोट बराबर। तो अपन ने क्या पढ़ा, पहला वाइल कंप्यूटिंग डेज, तो आपको कहना डेट ऑफ जर्नी एंड डेट ऑफ रिटर्न बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन इंडिया, यस और नो। सेकंड, अगर सर आपने ये होने के बाद में फिर वो क्या बोलता है कि सर अगर आप वाटरवेज से आ रहे हो तो इन दैट केस 12 नॉटिकल माइल्स में एज एंड व्हेन यू एंटर ना वी विल काउंट दैट यू आर इन इंडिया, यस सुन, आप इंडिया में आ चुके हो। अभी आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या बोलता है, फॉर दी फॉलोइंग पर्सन बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल इग्नोर। फॉलोइंग कंडीशन के लिए बेसिक कंडीशन नंबर क्या करेंगे हम लोग, 2 विल बी इग्नोर। पहला यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिनके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर। क्या करते हैं हम लोग, उसको इग्नोर करते हैं। सबसे पहला, एन इंडिविजुअल या एन इंडियन सिटीजन
लिविंग इंडिया, इंडिया छोड़ के जा रहा है, फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी इंडियन सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है फॉर द एम्प्लॉयमेंट, तो उसके लिए बेसिक कंडीशन नंबर 2 इग्नोर करेंगे। मैं आपको एक बार बता, बेसिक कंडीशन नंबर 2 कौन सा है? ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यस। फिर कौन सा है? एन इंडियन सिटीजन who is crew member of एक इंडियन सिटीजन जो इंडियन शिप का क्या क्रू मेंबर है, क्या इंडियन शिप का क्रू मेंबर, और वो इंडियन शिप कहां पे जाती है? फॉरेन। कहां पे जाती है? फॉरेन में जाती है। यस, उसके लिए। और फिर कौन सा आते हैं? एन इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर विजिट, या फिर कोई इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में विजिट करने, क्या इंडिया में विजिट करना है, घूमने आया है, तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे? बेसिक कंडीशन नंबर 2 इग्नोर करेंगे। बट याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाला किसका? इंडियन सिटीजन, इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर विजिट। सुनो ध्यान से, इसको थोड़ा यहां पे लेते हैं। चलिए, जस्ट जस्ट सेकेंड। हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए सुनना, हाँ अभी सुनना। इंडियन सिटीजन और इसकी बात करते हैं इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर विजिट। अभी सुनो, इंडियन सिटीजन क्या होता है? जिसके पास इंडिया का सिटीजनशिप है। और इंडियन ओरिजिन मींस क्या होता है? इधर सेल्फ यानी खुद, या फिर उसके पेरेंट्स, और या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, तीनों में से कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब इंडिया, पहले इंडिया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 कंट्री था। तो अगर वहां पे बॉर्न हुआ, यानी जब अपना इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उससे पहले बॉर्न हुआ, तीनों में से कोई भी एक, यानी तीनों में से, जैसे सेल्फ, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, अगर तीनों में से कोई भी एक इंडिया में, अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडियन ओरिजिन। तो अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आता है तो अपने को चेक करना, पहला, इफ इंडियन इनकम मोर देन 15 लाख, और या फिर क्या हो सकता है? इफ इंडियन इनकम लेस देन इक्वल टू 15 लाख। तो ऐसा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1 विल चेक, बराबर, यानी स्टिल 2 विल बी इग्नोर्ड। बट अगर इफ इंडियन इनकम मोर देन कितना आपका? 15 लाख, मोर देन कितना? 15 लाख। देन क्या बोला उसने सर? उसने ये बोला है, देन एनी वन ऑफ बेसिक कंडीशन नीड टू सेटिस्फाई, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाई। सबसे पहला, ए, he must stay in India more than equal to 182 days
in previous year or he must stay in India more than equal to 120 days in previous year and more than equal to 365 days in last 4 preceding previous year। सुना? तो अभी देखो अपन ने स्टार्ट में क्या पढ़ा, फॉर दी फॉलोइंग पर्सन बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल बी इग्नोर। पहला कौन सा, इसके तो इग्नोर ही करना, इसके लिए कुछ नहीं है। इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया याद रखना, बट इंडियन सिटीजन याद रखना, जब भी पढ़ो आपको इंडियन सिटीजन याद रखना। इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, देन बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल बी इग्नोर्ड। सेकंड कौन सा, इंडियन सिटीजन, इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। थर्ड कौन सा, अभी थोड़ा ध्यान रखना कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में ऐसा लिखा इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन हु केम इंडिया फॉर विजिट, तो आपको ये चेक करना वेदर इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख और वेदर इंडियन इनकम इज अप टू 15 लाख। इफ योर इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, देन सर वी हैव टू चेक any one of the following basic condition. The first one, he must stay in India more than equal to 182 days in a previous year, और सेकंड कौन सा, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 120, यानी यहाँ पे 60 की जगह कितना कर दिया है 120 इन प्रीवियस ईयर एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। यस और नो, कभी व्हेन इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, बट इफ इंडियन इनकम इज लेस देन इक्वल टू 15 लाख और वी कैन से अप टू 15 लाख, देन यू हैव टू चेक ओनली बेसिक कंडीशन नंबर 1, स्टिल बेसिक कंडीशन नंबर 2 विल बी इग्नोर्ड। यस और नो, दैट इज अमेंडमेंट जो आपको लास्ट टाइम आया था। बट याद रखना व्हाट इज द इंडियन इनकम, ऐसी इनकम जो आपने इंडिया में कमा ली है, इंडिया में अर्न हुई है, इंडिया में रिसीव हुई है, वो इंडियन इनकम है। और ऐसा इनकम जो आपने फॉरेन में आपने कमाया बट आपका सेटअप कहां पे था, इंडिया में था। ये पढ़ेंगे हम लोग आगे, बिकॉज अभी अपना एक और पार्ट बाकी है, दैट इज स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो वहां पे अपने को समझेगा कि सर व्हाट इज मीन बाय द इंडियन इनकम, इंडियन इनकम का मतलब क्या होता है। बट अभी के लिए याद रखना कि सर अपने को 1, 2 और 3 इनके लिए क्या करना है, बेसिक कंडीशन 1 ही चेक करना है, 2 विल बी इग्नोर्ड। बट अगर ऐसा कोई केस आता है देन वी हैव टू चेक द पूरा का पूरा बेसिक कंडीशन पूरा 1 और 2। बट यहाँ पे जब आप 2 चेक करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 120 डेज। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नेक्स्ट, ये चार्ट किधर बनाना है ताकि याद रहेगा, फटाफट क्विक रिवाइज हो जाएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं, चलो ये पॉइंट हो गया 12 नॉटिकल माइल्स वाला अपना। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये वाला पॉइंट भी हो गया। चलिए ये वाला पॉइंट भी मैंने पढ़ लिया चार्ट वाइज में। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया फॉर एन इंडियन सिटीजन बीइंग ऑफ द क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया। बराबर, यस। तो अभी ये बात करते हैं कि सर अभी जस्ट अपन ने पढ़ा कौन सा, कि इंडियन सिटीजन हु इज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडिया। बराबर, ये सुन लो, वो किस में क्या बोला है सर, द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ एलिजिबल वोयाज shall not include the date entered into the continuous discharge certificate in respect of date of joining the ship up to the date of signing of the ship। सुना ध्यान से, होता ये, सुना अभी जैसे ये इंडियन शिप, यहां पे क्रू मेंबर है, बराबर। अभी वो क्या करता है, वो उससे ट्रैवल करता है फॉरेन के लिए। क्या ट्रैवल करता है, फॉरेन के लिए। जैसे एग्जाम लेते हैं, ये इंडिया में और उसको अभी ट्रैवल कहां पे करना है, यूएस में। कहां पे करना है, यूएस में। अभी सुनना, होता ये कि सर इंडिया से वो यूएस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो अभी उसको ना वो जो एलिजिबल वॉयस जो ट्रैवलिंग स्टार्ट करना है वो कर लेगा, बट उसके लिए हार्डशिप क्या था मालूम है, कि सर वो कभी कहां पे वो चेक करना पॉसिबल नहीं है। कि सर जैसे वो रात को पहुंच गया, श्रीलंका क्रॉस कर लिया, उसको आगे चला गया और कंट्री क्रॉस कर दिया, तो सर वो क्या बोलते मालूम है कि बहुत हार्डशिप होता है कि अपने को एक एक चीज डेज कंप्यूट करना है। तो मेरे को ये दिन में श्रीलंका फिर यहाँ छोड़ दिया, यूएस वापस इंडिया में आ गया, तो उसके लिए क्या बोल मालूम है, इसके लिए पहला केस क्या मालूम है, जब इंडियन शिप का दिया देन बेसिक कंडीशन नंबर 2 will be ignored। Second,
अभी वो क्या बोलते मालूम है कि जिस दिन उसने वो एलिजिबल वॉयाज स्टार्ट किया, ट्रेवलिंग स्टार्ट किया, जिस दिन इंडिया से वो चला जा रहा है, वहां से लेके वो वहां पे गया, वहां से लेके वापस यहाँ पे आया, तो ये सब दिन को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूड। क्या करेंगे, एक्सक्लूड। यस, यानी जिस दिन से उसने एलिजिबल वॉयाज स्टार्ट किया, बराबर। जैसे लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, उसने स्टार्ट किया 1 दिसंबर 2021। कब से स्टार्ट किया, 1 दिसंबर 2021, और वहां से स्टार्ट किया, वहां से यहां तक यूएस में आया, वापस यूएस से यहाँ पे आया, कब आया, 1 मार्च 22। तो याद रखना हम लोग डेज कौन कौन से एक्सक्लूड हैं, डेज टू बी एक्सक्लूडेड। डेज टू बी एक्सक्लूडेड कहां से, 1 दिसंबर 21 से लेके 1 मार्च 2022, यानी ये अपन इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। याद रखना, इवन जिस दिन उसने जर्नी स्टार्ट किया ना, वो दिन को भी अपने को इंडिया में काउंट नहीं करना। मेरे को अपना जर्नी कभी स्टार्ट हुआ, 1 दिसंबर 2021 को, तो वो दिन भी हम लोग इंडिया में काउंट नहीं करेंगे। यस और नो। बट अपन ने पहले क्या पढ़ा था कि सर डेट ऑफ जर्नी एंड डेट ऑफ रिटर्न बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन द इंडिया। बट अगर आप इंडियन शिप और इंडियन सिटीजन जो क्रू मेंबर है इंडियन शिप का, उसका अगर आप डेज कंप्लीट करोगे, तो जिस दिन उसने जर्नी स्टार्ट किया वहां से लेके वापस जर्नी वो खत्म करेगा, तो उतना हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। यस और याद रहेगा, ये ध्यान रखना। यानी 1 दिसंबर 21 से लेके 1 मार्च 22 तक हम कोई भी दिन इंडिया में काउंट नहीं किया जाएगा, वो पूरा एक्सक्लूड करेंगे। और उसके बाद में अपने को बेसिक कंडीशन नंबर क्या करना है, 1 चेक। कौन सा करना है, 182 डेज वाला, अपने को 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? चलिए, उसके बाद में कौन सा आता है आपका, कौन सा, डीम्ड रेसिडेंट, दैट इज सेक्शन 6(1). अभी मैंने बोला था कि एक नया एक अमेंडमेंट आया है, डीम्ड रेसिडेंट। यस, सुनो, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, एन इंडिविजुअल बीइंग एन इंडियन सिटीजन, यानी याद रखना डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन, ओनली फॉर द इंडियन सिटीजन। यस, यानी यहां पे लिख देते हम लोग, डीम्ड रेसिडेंट विल नॉट बी एप्लीकेबल, will not be applicable in case of foreign citizen। बराबर, यस, यहाँ डीम्ड रेसिडेंट विल बी एप्लीकेबल फॉर इंडियन सिटीजन। यस, फॉरेन सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अदर देन द इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, इनकम विच अक्रूज और राइज इंडिया, यानी मैं इसको पूरा एक बार ये समझता हूं, याद रखना इंडियन इनकम, कौन सा इनकम, इंडियन इनकम। यस, किसकी बात करता हूं मैं, इंडियन इनकम की। बराबर, यस। अभी सुनना, अभी उन्होंने क्या बोला है कि सर अगर डीम्ड रेसिडेंट, याद रखना दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन, ओनली इन केस ऑफ इंडियन सिटीजन। यस, अदर देन, अभी के लिए याद रखो कौन सा इनकम है आपका, इंडियन इनकम। कौन सा इनकम आपका, इंडियन इनकम। यस, यानी इंडियन इनकम पे आपको चेक करना है, विच इज मोर देन 15 लाख, विच इज मोर देन 15 लाख, 15 लाख रुपया अगर कमा लेता इंडिया में। वापस देखो वही चीज है, वहां पे भी 15 लाख लिखा है, यहाँ पे कितना है, 15 लाख ही है। यस और नो। और प्लस वो ड्यू टू डोमिसाइल, उसके रेसिडेंस के हिसाब से किधर भी दूसरी कंट्री में टैक्स पे नहीं कर रहा है, इन दैट केस उसको टैक्स पे करना पड़ेगा इंडिया में एज अ डीम्ड रेसिडेंट, एज अ डीम्ड रेसिडेंट, एज अ डीम्ड रेसिडेंट। यानी इन केस ऑफ, सबसे पहला, इंडिविजुअल बीइंग अ इंडियन सिटीजन, बीइंग अ इंडियन सिटीजन। यस, पहला। सेकंड कौन सा, इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, इंडियन इनकम कितना, मोर देन 15 लाख है, एंड ड्यू टू हिज डोमिसाइल और ड्यू टू हिज रेसिडेंस ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। याद रखना, अगर दूसरे कंट्री में टैक्स पे कर रहा है ना, तो इंडिया में डीम्ड रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। बट ड्यू टू डोमिसाइल, यानी वो हर कंट्री में थोड़ी नहीं रह रहा, इधर 95, उधर 45, 55, तो हर जगह वो टैक्स लायबिलिटी से बच रहा है। इन दैट केस इफ यू आर इंडियन सिटीजन, तो आपको डीम्ड रेसिडेंट माना जाएगा और आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा। यस, दैट इज कॉन्सेप्ट 6(1) है। यानी वो इंडियन सिटीजन जो ड्यू टू डोमिसाइल और ड्यू टू रेसिडेंस इंडिया में भी टैक्स नहीं भरा, इंडिया में क्या बन गया, नॉन रेसिडेंट बन गया, बाहर भी नॉन रेसिडेंट है, बट इंडियन इनकम इज मोर देन 15 लाख, इन दैट केस ही विल बी कंसीडर्ड एज अ डीम्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा। यस और नो। तो आपका क्या था सर, इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ।
एचयूएफ का ऑलमोस्ट सेम है, वहां पे क्या बोला सर, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, देन उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रेसिडेंट बोलेंगे। यानी सर अगर एचयूएफ का पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट आइदर होली और पार्टली कहां पे होता है, इंडिया में, इवन याद रखना, इवन अ सिंगल 1% भी कहां पे होता है, कंट्रोल, इंडिया में, देन एचयूएफ विल बी रेसिडेंट। बट अगर 100% कहां पे होता है, आउटसाइड इंडिया, कहां पे होता है, आउटसाइड इंडिया, इन दैट केस ही विल बी कंसिडर्ड एज अ नॉन रेसिडेंट। क्या हो जाएगा वो आपका, नॉन रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट नोट्स अभी सुनना सर, आपने तो बोला था कि एचयूएफ आरओआर भी होता है, आईएनओआर भी होता है, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है, अगर एचयूएफ आपका रेसिडेंट है तो आपको ये चेक करना है कि वो आरओआर है या आरएनओआर है। तो आपको सबसे पहले कर्ता का स्टेटस चेक करना पड़ेगा। अगर कर्ता आरओआर है तो एचयूएफ भी क्या हो जाएगा, आरओआर। अगर कर्ता आरएनओआर है तो एचयूएफ भी क्या हो जाएगा, आईएनओआर। यस और नो, यानी बेस्ड ऑन कर्ता स्टेटस यू विल डिटरमाइन वेदर एचयूएफ इज आरओआर और आरएनओआर। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेन ऑफ एडवेंचर इज सिचुएटेड, यानी जहां पे सर दिमाग लगा हुआ है, दिमाग कहां पे, यानी पूरा कंट्रोल कहां से हो रहा है, इवन आप डिसीजन कहां पे लो बट कंट्रोल जो बोल रहा है वहां से हो रहा है, देन अपन चेक करते हैं कि सर वो एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां पे। यस, नेक्स्ट सेम इसके लिए एचयूएफ फर्म्स, एओपी, लोकल अथॉरिटी सबके लिए सेम ही है। यस, चलिए नेक्स्ट आते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। अभी कंपनी से क्या बोला है, कंपनी विल बी रेसिडेंट इफ इट इज एन इंडियन कंपनी, इट इज एन इंडियन कंपनी। अगर याद रखना, इंडियन कंपनी कहां पे भी उसका कंट्रोल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडेंट। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, रेसिडेंट बोलेंगे। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया, एक दूसरी कंपनी की बात कर रहा है, जैसे एक फॉरेन कंपनी है, उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे, इन इंडिया। कहां पे, इन इंडिया। इन दैट केस हम लोग क्या बोलेंगे सर, वो केस में सर वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट। क्या हो जाएगा वो आपका, रेसिडेंट हो जाएगा। यस सुनिए, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, नॉन रेसिडेंट। क्या हो जाएगा वो आपका, नॉन, यानी सुने ध्यान से, सबसे पहले याद रखना, अगर क्वेश्चन में आता है कि इंडियन कंपनी, क्या है ये, इंडियन कंपनी, जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे है, इंडिया में। देखो तो वो क्या, रेसिडेंट ही है, उसमें कोई डाउट अपने को नहीं है। बट अगर इंडियन कंपनी, सुना ध्यान से, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंडियन कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वहां पे लिखा है सर, टोटली कहां पे है, आउटसाइड इंडिया। कहां पे, आउटसाइड इंडिया। तो भी क्या होता है, रेसिडेंट। क्या होता है, रेसिडेंट। याद रखना, बिकॉज इंडियन कंपनी इन एनी सर्कमस्टांसेस विल बी कंसिडर्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अगर मैं बात करूं फॉरेन कंपनी है ना, तो उसके लिए आपको पीओएम चेक करना है। जैसे मैं बोलूं फॉरेन कंपनी है, पीओएम कहां पे सर, इंडिया, तो वो क्या माना जाएगा, बराबर। फॉरेन कंपनी जिसका पीओएम कहां पे सर, आउटसाइड इंडिया, तो वो क्या हो जाएगा सर, नॉन रेसिडेंट। समझाइए, तो ये पूरा ध्यान रखना, कभी कभार आपको इंडियन कंपनी का नाम लेके बोलेंगे भाई उसका पीओएम कहां पे, आउटसाइड इंडिया, तो भी उसको बोलेंगे भाई इट्स अ इंडियन कंपनी, देयरफॉर इट इज अ रेसिडेंट। ये सोना विधान से। चलिए नेक्स्ट क्या कहते हैं अपना, स्कोप ऑफ टोटल इनकम।